दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कोयले से बिजली कैसे बनती है और कोयले की कमी की वजह क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बिजली कैसे बनती है। आपको बता दें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। इसमें कई खंड होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टीम कैसे बनता है, क्योंकि हमें स्टीम हीट द्वारा ही मिल सकता है और हीट उत्पन्न करने के लिए हमें कोयले को बहुत मात्रा में जलाना पड़ता है। अगर हीट उत्पन्न नहीं हो पाती अधिक मात्रा में तो पावर प्लांट बंद हो जाएगा और बिजली का उत्पादन भी बंद हो जाएगा। बिजली के उत्पादन के लिए कोयले की मात्रा 1.5 मिलियन टन 40 दिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि अगर कोयला घट जाएगा तो बिजली प्लांट बंद हो जाएगा और सारे घरों में बिजली कट हो जाएगी। इस कोयले को हम कोल यार्ड में रखते हैं और इसको कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है और ट्रेन आकर यहाँ पर कोयला डंप करके चली जाती है। कोल यार्ड में कोयले को लाकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया जाता है और नीचे स्टोरेज के लिए जगह होती है और वहाँ पर कोयला स्टोरेज हो जाता है। कोयले को खाली करने की कई विधियां होती हैं। कोल यार्ड में जब मालगाड़ी आती है तो उसका डिब्बा ऊपर से खुला रहता है और उसको मशीन द्वारा पकड़कर उलट दिया जाता है और कोयला बहुत ही आसानी से स्टोरेज के लिए स्टोरेज कक्ष में चला जाता है। इस मशीन के द्वारा ट्रेन के हर डिब्बे को इसी तरीके से खाली किया जाता है और इसमें समय भी कम लगता है और ट्रेन वहाँ से चली जाती है। अब ट्रेन द्वारा गिराए गए कोयले को एक मशीन द्वारा उठा लिया जाता है और इसे बेल्ट कन्वेयर पर डाल दिया जाता है, जिससे कि बहुत ही आसानी से कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। बेल्ट कन्वेयर में एक बेल्ट लगी होती है और दोनों तरफ पुली लगी रहती हैं और ये पुली लगातार घूमती रहती है और उसी के सहारे ऊपर से नीचे लपेटते हुए एक बेल्ट लगा होता है और उसी बेल्ट पर इस मशीन द्वारा कोयले को रखा जाता है और उसे वहां से लाया जाता है। इस बेल्ट कन्वेयर द्वारा कोयले को बहुत ही दूर तक ले जाया जा सकता है जहां तक इसकी आवश्यकता हो। क्रशर मशीन। कोयले की कोई आकार नहीं होता है, ये अनेकों आकार में होता है, इसलिए इस कोयले को क्रशर मशीन में डाला जाता है और क्रशर मशीन में कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है जिससे कि इसको पीसना आसान हो। पोलराइजर में कोयले को बहुत ही बारीक पीसा जाता है। ये कोयला पीसने के बाद इतना बारीक हो जाता है कि हम अपने गालों पर पाउडर की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना बारीक हो जाता है। किसी भी पावर प्लांट का 50% एरिया कोल यार्ड ही ले लेता है। पावर प्लांट का आधा भाग तो केवल कोल यार्ड हैंडलिंग डिपार्टमेंट ही लेकर चला जाता है। इसके बाद पीसे हुए कोयले को बॉयलर मशीन में ले लिया जाता है। आपको हम बता दें कि जब पीसे हुए कोयले को बॉयलर मशीन में डाला जाता है तो कोयले का जो मोटा कण होता है वो बॉयलर के नीचे जाकर बैठ जाता है और कोयले की गंदगी नीचे चली जाती है और जो महीन कण होते हैं वो फ्लाई ऐश की तरह ऊपर उड़कर निकल जाता है, जिसे हम धुआं कहते हैं और इस बॉयलर में प्री हीटेड एयर भेजी जाती है जिससे कि कोयले की नमी खत्म हो जाती है और कोयला अच्छे से जल जाता है और बॉयलर में पाइप के रास्ते पानी आता है। इस पानी के जरिए जो बॉटम ऐश होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो फ्लाई ऐश होती है वो ऊपर उड़ जाती है और ये ऊपर जाकर ऊपर ट्यूब लगा होता है उसको गर्म कर देती है। इस ट्यूब में पानी भरा होता है जिससे भाप बनती है। ऊपर जो पानी की ट्यूब होती है वो बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है और बहुत ही अधिक मात्रा में स्टीम उत्पन्न हो जाती है और जो राख नीचे जाती है उसको एक कंपन करती हुई जाली द्वारा चाल लिया जाता है और ये राख स्टोर कर ली जाती है। इस फ्लाई ऐश को सीमेंट कंपनियों को दे दिया जाता है और इससे सीमेंट का उत्पादन होता है, जिसे फ्लाई ऐश सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और जो फ्लाई ऐश ऊपर उड़ जाती है ये फ्लाई ऐश तो राख होती है। अगर हम इसको ऐसे ही हवा में छोड़ दें तो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा और लोगों के फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाएगा। इस राख को बाहर निकालने से पहले ही जहां से फ्लाई ऐश बाहर निकलती है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नेगेटिव होता है और ये राख के जो कण होते हैं वो प्रेसिपिटेटर में ही चिपक जाते हैं और ये हवा चिमनी के द्वारा बाहर चली जाती है जो नुकसान नहीं पहुंचाती है। बॉयलर में जो कोयले के द्वारा जो आग जलती है उसे हम फ्लू गैसेस कहते हैं। ये फ्लू गैसेस बॉयलर में लगे ऊपर टैंक को गर्म कर देती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है और ये वास्तव में टंकी नहीं होती है बल्कि इसमें पाइप लगे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है और ये पानी सुपर हीटेड हो जाते हैं और ये जो बॉयलर के ऊपर छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं होते हैं और इनके चारों तरफ आग जाने से ये बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं और ये जो पानी पाइपों में भरा होता है इसको बॉयलर से सटाकर पाइप के माध्यम से बॉयलर के ऊपर ले जाया जाता है ताकि ये पहले से ही गर्म हो जाए। इस पानी को बॉयलर में ले जाने से पहले बॉयलर से सटाकर इसीलिए ले जाया जाता है ताकि ये पहले से ही गर्म हो जाए तो हमें इकोनॉमिकली कुछ फायदा हो जाएगा। और भट्टी के नजदीक से जो पाइप गुजारा जाता है वहाँ पर इकोनोमाइजर लगा होता है और यही पानी को गर्म कर देता है। इकोनोमाइजर को अलग से हीट देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भट्टी से ही हीट ले लेता है और पानी को गर्म कर देता है। अब हमारा स्टीम तैयार है और इसको ले जाकर टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली उत्पन्न हो जाती है।
टरबाइन पर बॉयलर से निकली हुई हाई प्रेशर भाप को डाला जाता है जो बहुत गर्म होता है और इतनी प्रेशर के साथ डाला जाता है कि ये टरबाइन को नचाने लगता है। जब हाई प्रेशर भाप टरबाइन पर डाला जाता है तो शुरुआत में जो टरबाइन का हिस्सा पड़ता है उसको हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं और जब ये भाप ठंडी होकर और आगे पहुंचती है तो इसे इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन कहते हैं और जब ये भाप और ज्यादा ठंडी होकर आगे पहुंचती है तो इसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं और यही टरबाइन पावर प्लांट का हार्ट यानी कि हृदय होता है। और आपको ये याद दिला देंगे कि अभी तक जो हम बॉयलर से कोयला जला रहे थे, भाप बना रहे थे, ये इसी टरबाइन को नचाने के लिए किया जा रहा था। ये टरबाइन चारों तरफ से ढकी हुई होती है और जब इसमें हाई प्रेशर भाप प्रवेश करती है तो ये टरबाइन को बहुत ही ज्यादा तेजी से नचाती है और जब टरबाइन नाचती है तो टरबाइन से जुड़ा हुआ होता है जनरेटर और जनरेटर चलने लगता है और बिजली उत्पन्न हो जाती है। अब करंट कैसे पैदा होता है? आरेक्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि जब हाई वोल्टेज का करंट जाता है तो ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है तो ये आपको दूर से ही अपनी ओर खींच सकता है। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि ससुरा, जब करंट से चुंबक उत्पन्न हो सकता है तो चुंबक से करंट क्यों नहीं? और फैराडे ने इसी सिद्धांत को घुमाकर उपयोग किया। तो उन्होंने क्या किया कि जब तार ले जा रहे हैं तो चुंबक उत्पन्न हो रहा है तो इन्होंने क्या किया कि एक तार को बीच में रख दिया और इसकी साइड से चुंबक ले जा रहे थे तो करंट उत्पन्न हुआ ही नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि चारों तरफ चुंबक रखकर तार को घुमाना शुरू कर दिया तो एमीटर से इन्होंने नापा तो करंट उत्पन्न हो गया। जब किसी तार के चारों तरफ चुंबक रखकर तार को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं काटने लगती है और उस तार में करंट उत्पन्न हो जाता है। कोयले के बम्पर उत्पादन के बावजूद भारत को क्यों करना पड़ता है इम्पोर्ट? कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ग्लोबल एनर्जी स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2021 के मुताबिक कोयला उत्पादन में चीन सबसे आगे है। हर साल चीन 3,743 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है। वहीं भारत हर साल 779 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर दूसरे नंबर पर है। इसके बावजूद भारत को अपनी जरूरत का 20 से 25% कोयला दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है। दरअसल कोयले के इम्पोर्ट का सीधा सीधा कनेक्शन कोयले की क्वालिटी से है। भारत में जो कोयले का उत्पादन होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि किलो कोयले को जलाने पर जितनी ऊर्जा पैदा होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कोयले की क्वालिटी भी उतनी ही बढ़िया होगी। कोरोना की भयावह दूसरी लहर के बाद देश अब पटरी पर लौटने लगा है। औद्योगिक गतिविधियां पहले की तरह शुरू होने लगी हैं, जिससे बिजली की मांग बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की महंगी कीमतें भी इसकी कमी की वजह से हैं। कोयला महंगा होते ही पावर प्लांट्स ने इसका इंपोर्ट करना बंद कर दिया और वो पूरे तरह से कोल इंडिया पर निर्भर हो गए। देश में कोयला उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया का कहना है कि ग्लोबल कोल प्राइस में हो रहे इजाफे की वजह से हमें घरेलू कोयला उत्पादन पर ही निर्भर होना पड़ा है। डिमांड और सप्लाई में आए अंतर की वजह से ये स्थिति बनी है। भारत में कोयले की कमी को मानसून से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मानसून में देरी से लौटने की वजह से अभी तक खुली खदानों में पानी भरा हुआ है। इस वजह से इन खदानों से कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि बिजली कैसे बनती है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।